एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सामाजिक परिवर्तन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ लेंगे। सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन कर लीजिए या सामाजिक परिवर्तन, इसमें MCQ करेंगे। MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्सेप्ट होना क्लियर ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और MCQ बनाते हैं तो आपको, मेरा अपना एक अंदाज़ा है कि सिर्फ MCQ पे अगर आप डिपेंड हैं तो आपको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 दिन में आप भूल जाएंगे। तो अगर आप मिनिमम अगर आप एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं और MCQ करके जाना चाह रहे हैं तो 10 प्रैक्टिस तो मिनिमम ज़रूरी है। लेकिन सही में याद करने के लिए मेरा मानना है कि बार बार आप प्रैक्टिस करें, एक टारगेट रखें कि 100 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन की। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि तो पहला सवाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जाहिर सी बात है, तथ्यों पे आधारित जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऑप्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह। आगे आइए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक MN श्रीनिवास। आधुनिकीकरण से भिन्न पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ है, ये कथन MN श्रीनिवास का है। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, सोशल चेंज पे ज़्यादा काम MN श्रीनिवास का, उनकी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसको आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है। आगे बढ़िए, भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में स्पष्ट ही पश्चिमीकरण का अंग्रेज आदर्श ही महत्वपूर्ण है। MN श्रीनिवास का कहना है कि अंग्रेज़ों को ही लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आदर्श माना। बिल्कुल सही है, बहुत महान समाजशास्त्री, 1999 में उनकी मृत्यु हुई थी। और चलिए आगे, संस्कृतिकरण एक गहन एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है, ये कथन है राघवन का। लौकिकीकरण से अभिप्राय विभेदीकरण की प्रक्रिया से है, ये कथन MN श्रीनिवास का है। अब हम आपको बता दें कि कई लोग कंफ्यूज है कि संस्कृतिकरण हिंदी नहीं समझ में आता, संस्कृताइजेशन बोलते हैं उसको। आप इस बात का ख्याल रखिए, आप हिंदी जानिए या इंग्लिश जानिए, सिर्फ टर्म की बात है, बाकी मीनिंग तो आप समझते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। और क्या कह रहे हैं कि लौकिकीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलराइजेशन, सेकुलराइजेशन। इस आसान शब्दों में यानी धर्मनिरपेक्षीकरण, यानी सभी धर्म को एक समान मानना। तो सेकुलराइजेशन से अभिप्राय विभेदीकरण की प्रक्रिया MN श्रीनिवास ने कहा। लौकिकीकरण एक बहुमुखी विकास है, EW मूर का ये कथन है। इसको आपको बार बार जब आप 10-20 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे, आप इसको लिख लेंगे, याद करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समाज के प्रकार्यों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। मैं आपको ये बता दूं कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो प्रकार्यों के कारण भी होता है और संरचना के कारण होता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यवस्था में 2 चीज़ होती है, एक स्ट्रक्चर होता है और दूसरा फंक्शन होता है। कोई एक चीज़ में भी परिवर्तन होता है तो ये बात किसने कही? ये बात किंग्सले डेविस की है। आगे बढ़िए, व्यक्ति की आदतों में आने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, दुर्खिम का कथन है। सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन ही है, ये परिभाषा किसने दी? गिलिन एंड गिलिन ने। सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन, ध्यान रखिए, स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट 11वां सवाल, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से है
जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में परिवर्तन से है। मैंने अभी बात की थी किंग्सले डेविस। देखिए ढांचा और प्रकार्यों में परिवर्तन। ढांचा का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, ये ढांचा है। ढांचा का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, और प्रकार्य का मतलब हो गया फंक्शन। इनमें से दोनों में परिवर्तन या किसी एक में भी परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। किंग्सले डेविस ने कहा, परिभाषा भी आपको याद रहना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है। जाहिर सी बात है, वर्ग संघर्ष की बात कौन करते हैं, तो कार्ल मार्क्स। मानव क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। क्रिया की बात कर रहे, क्रिया में होने वाला परिवर्तन। मैरिल एंड एल्ड्रिज का कथन है। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम, ये तो आपने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक का नाम है ग्लीन एंड ग्लीन, इसके राइटर हैं ग्लीन एंड ग्लीन। किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को अंतर्जात एवं बहिर्जात, इंडोजिनस एक्सोजिनस में वर्गीकृत किया है? ऑगबर्न ने। ठीक है। उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं। उद्विकास के रूप में, जाहिर सी बात है, उद्विकास की चर्चा किसने की समाजशास्त्र में? हर्बर्ट स्पेंसर। सोशल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हॉबहाउस। सोशल डेवलपमेंट याद रहे आता है। अधिसंरचना और अधोसंरचना की अवधारणा प्रतिपादित किस समाजशास्त्री ने की? कार्ल मार्क्स। सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। ऑसवाल्ड स्पेंगलर निम्नलिखित में से किस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के समर्थक हैं? चक्रीय सिद्धांतदाता हैं स्पेंगलर, सोरोकिन वगैरह। प्रगति और नैतिक अवधारणा किसने कहा? प्रगति को नैतिकता से जोड़ा। जाहिर सी बात है, मैकाइवर पेज ने कहा। प्रगति का मतलब प्रोग्रेस इंसान की इच्छा पे निर्भर करता है, इसलिए वो एक वैल्यू उसमें ऐड हो जाता है और वो नैतिकता से जुड़ा होता है। विलासी वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पेरेटो ने। संपूर्ण मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, बहुत मशहूर कथन है, आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स, अभी पहले भी गुजरा है। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक माल्थस। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है, वेस्ट ने कहा। आगे आइए, देखिए सामाजिक परिवर्तन एक बहुत व्यापक टॉपिक है और इससे डिफरेंट एग्ज़ाम में बीए, एमए, आपको मैं ये बता दूँ, बीए में, एमए में और नेट में और साथ साथ आईएएस पीसीएस में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही व्यापक है, एक बड़ा पार्ट है ये। बीए का भी, बीए में भी पेपर है, एमए में भी है और नेट में भी है और आईएएस पीसीएस में भी एक। ये आप समझिए, जो भी पढ़ते हो सामाजिक परिवर्तन से ही संबंधित तो है। अगस्ट कॉम्टे, माइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जो थ्योरी है सामाजिक परिवर्तन की थ्योरी है। सामाजिक परिवर्तन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति के प्रतिमान दूसरे संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाते हैं। यह है सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत के प्रतिपादक इसको बोलते हैं कल्चरल लैग। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी याद रखिए, कल्चरल लैग। ऑगबर्न सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत के प्रतिपादक है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक हैं सोरोकिन। आगे बढ़िए, प्रौद्योगिकी निर्धारण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद यानी टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। वेबलन बोलते हैं टेक्नोलॉजी ही परिवर्तन करता है। क्या बोलते हैं? देखा नहीं आपने, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ तो पूरी दुनिया में परिवर्तन आ गया। देखिए, मोबाइल आया, कंप्यूटर आया तो परिवर्तन आ गया, तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया तो पूरी दुनिया में हर चीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, जीवन शैली बदल जाती है। जीवन की दशा को समायोजित तथा व्यवस्थित करने के लिए सामूहिक उद्यम का प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं हर्बर्ट ब्लूमर। ये हर्बर्ट ब्लूमर का कथन है। एक सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार की एक जटिल और गत्यात्मक व्यवस्था है, हाइम्स का कथन है। इसको बस बार बार रटना है आपको।
सामाजिक विघटन, वर्ग स्थिति सामाजिक आंदोलन के पर्याप्त कारण नहीं हैं। यह है कथन रस एंड डेनिसॉफ का। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म समाज बहुत क्लियर है, राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। एक बात मैं बता दूं, जो लोग हिंदी इंग्लिश करते हैं, हिंदी इंग्लिश पे मत जाइए, नॉलेज पे जाइए। नॉलेज ही असल चीज़ है। अब रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। इसमें क्या हिंदी क्या इंग्लिश, रट जाइए। चलिए आगे बढ़िए। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान। सती प्रथा का अंत किसने करवाया? सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय। विधवा पुनर्विवाह को किसने प्रोत्साहित किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काफ़ी आ चुका है ये क्वेश्चन, जीके जीएस में भी आता है और सोशियोलॉजी में भी आता है। आगे पढ़िए। दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव के से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। इसे श्यामाचरण दुबे ने परिभाषित किया है। और आगे आइए। विरोधहीन संस्कृति संपर्क की अवधारणा किसकी है? विरोधहीन संस्कृति संपर्क, ये है ईजे लिडग्रेन की। ये क्वेश्चन नेट के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है और एमए वगैरह के लिए भी। संस्कृति का निर्माण करने वाले तत्वों के पारस्परिक संबद्धता और संरचनात्मक व्यवस्था में जिस संगठित एक रूपता की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? संस्कृति का एकीकरण। संस्कृति के कारण इंटीग्रेशन होता है, संस्कृति एकीकरण। अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी आया है। बर्गेल, इसका नाम है बर्गेल। प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, ये यू है। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं सोरोकिन। औद्योगिकरण का अर्थ एक ऐसी स्थिति से जिसे पहले कृषक या व्यापारिक समाज एक औद्योगिक समाज की दशा में परिवर्तन होने लगता है। क्लार्क रे का कथन है। औद्योगिकरण तकनीकी विकास की एक प्रक्रिया है। फेयरचाइल्ड का कथन है। W.E. मूर ने अपनी पुस्तक में औद्योगिकरण की दशाओं का उल्लेख किया। उनकी पुस्तक का नाम है सोशल चेंज। किताबों का नाम भी काफ़ी आता है, 4-5 क्वेश्चन आता है। 4-5 क्वेश्चन से ज़िंदगी बन जाती है, 1-2 क्वेश्चन से सिलेक्शन छूट जाता है। क्वेश्चन को छोटा या बड़ा नहीं समझिए। अभी तो आप याद भी कर लेंगे किताबों का नाम, एग्ज़ाम के बाद सालों साल आपको बैठना पड़ेगा 1 नंबर के लिए। मॉडर्न इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? D.P. मुखर्जी। मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बहुत मशहूर है, योगेंद्र सिंह। जिन निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों के विचारों को निम्नांकित में से किस प्रक्रिया से अधिक प्रभावित किया है? लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन के कारण निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों के विचारों को निम्नांकित में से किस प्रक्रिया ने अधिक प्रभावित किया है? उच्च जाति के विचारों को लौकिकीकरण। हालांकि ये कंसेप्ट संस्कृतिकरण के भी करीब है। लौकिकीकरण के कारण ही सोचने का एक दायरा बढ़ा है। सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय पहले बताया था अपने सेकुलराइजेशन M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने कौन कौन से टर्म दिए आपको बताता हूँ। संस्कृतिकरण आपको हिंदी में लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आप समझ लीजिए। M.N. श्रीनिवास ने दिया संस्कृतिकरण, ये सब लिखा कीजिए। M.N. श्रीनिवास दिया पश्चिमीकरण, करण आप लिख लेंगे। M.N. श्रीनिवास ने दिया प्रभुत्व जाति, प्रभुत्व जाति का कंसेप्ट। M.N. श्रीनिवास ने दिया लौकिकीकरण का यानी सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। चौथा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, तो अभी इतना। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन लौकिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं? देखिए, कर्म कांडों के प्रभाव का कम होना, पुरोहितों की धार्मिक परिस्थिति में सुधार होना, पवित्रता संबंधित परंपरागत विचारों में परिवर्तन, जातिगत संस्करण का ह्रास। कौन सी परिवर्तन लौकिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए, कर्म कांडों के प्रभाव का कम होना, ये तो है। देखिए, क्वेश्चन को उलट दिया है। जब क्वेश्चन में नहीं है, नहीं यानी गलत,
को चुनना है। पवित्रता संबंधित परंपरागत विचारों में परिवर्तन आ गया, जातिगत संस्करण का ह्रास भी हुआ। पुरोहितों की धार्मिक परिस्थिति में सुधार, ये गलत है, सुधार नहीं हुआ बल्कि बिगाड़ हो गया। लोक का धर्म के प्रति आस्था बदल गया, पुरोहित का महत्व कम हो गया लौकिकीकरण के कारण, यानी धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण, सेकुलर होने के कारण। तभी तो लोगों को दिक्कत हो रही है सेकुलर होने में। क्यों? कि कुछ लोगों का रोजगार चल रहा है, वो रोजगार छीन जाएगा और परंपरागत रोजगार जब समाप्त हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। आगे बढ़िए 51वां सवाल। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत लौकिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध धर्म में सांस्कृतिक तत्वों का समावेश। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में निम्नांकित में से कौन सी एक दशा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है? नहीं हुआ को प्रश्न है। अंतरजातीय तनाव में वृद्धि हुई है, क्योंकि नीची जाति उच्च जातियों का रीति रिवाज तौर तरीके अगर अपना रहे हैं तो उच्च जातियों को दिक्कत तो होगी ही। सी, निम्न जातियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आया, ये भी सही है। ग्रामीण शक्ति संरचना में भी परिवर्तन आएगा, जाहिर सी बात है निम्न जाति उच्च जाति बन जाएंगे तो उनकी स्थिति। लेकिन जातिगत नियमों की कठोरता में वृद्धि क्यों होगी भाई? ये तो गलत है, गलत चुनना था। नहीं ऑप्शन जहाँ लिखे बहुत कन्फ्यूजन होता है। इस तरह के क्वेश्चन खासतौर से नेट में आते हैं। निम्नांकित में से कौन सी दशा भारतीय समाज में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित देने में सहायक हुई है? संस्कृतिकरण का अर्थ सबसे पहले आप समझ लीजिए, निम्न जाति का उच्च जातियों के तौर तरीके, रीति रिवाज, खान पान, उठना बैठना, खाना पीना, ये अपनाना है और ऊंची जाति बन जाना है कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद। अब आप ये समझिए कि तो क्या निम्नांकित में से, देखिए निम्नांकित में से कौन सी दशा भारतीय समाज में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध हुई? लघु परंपराओं का बर्ताव, जातिगत परंपरा नियमों प्रभाव में वृद्धि, संस्कृति की शिक्षा, जी नहीं। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था, सेकुलराइजेशन, यानी धर्मनिरपेक्षता आई तो भैया नीची जाति के लोगों को मौका मिला पढ़ने का, हर चीज़, गीता, भगवद गीता, वेद ज्ञान, हर तरह का। तो इसीलिए आप ये देखिएगा सेकुलर करके बहुत सारे लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। सेकुलराइजेशन से लोगों को इसलिए तकलीफ़ है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी स्थिति में परिवर्तन आए। वो चाहते हैं कि भैया अपना बोलबाला रहे, लोग आए मेरा पाँव छुएं, आगे बढ़ें। चलिए 54वां प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है? देखिए क्या क्या संबंधित है, तो इसमें नहीं को यानी गलत को चुनना है। संबंधित है, निम्न जातियों की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होता है, निम्न जातियों में कर्मकांडों में वृद्धि होगी क्योंकि उच्च जातियों के कर्मकांडों को अपनाने लगते हैं। निम्न जातियों द्वारा प्रभु जाति के व्यवहारों का अनुसरण भी करते हैं। प्रभुत्व जाति मतलब जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है उसको अनुसरण करने लगते हैं। निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, इसमें आर्थिक स्थिति में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, इसमें सामाजिक और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन होता है। आगे बढ़िए। एम.एन. श्रीनिवास ने जिन परिवर्तनों को संस्कृतिकरण के नाम से संबंधित किया उसके स्थान पर अपनी आरंभिक विवेचना में उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था ब्राह्मणीकरण। उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन शब्द, इंग्लिश में हुआ ब्राह्मणाइजेशन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। इसमें क्या होता है कि पहले लोग ब्राह्मणों का क्या कहते हैं कि तौर तरीके, खान पान तौर तरीके अपना रहे थे, लेकिन बाद में ये देखा कि क्षेत्र के आधार पे कहीं पे ठाकुर का, कहीं पे ब्राह्मण का, कहीं पे यादव का तौर तरीका, जहाँ पे जो लोग प्रभुत्व, इसलिए यहाँ पे प्रभुत्व जाति का कॉन्सेप्ट आया कि जिस जाति का प्रभुत्व जिस जगह पे जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे लोग उस जाति के तौर तरीक़ों को अपनाने लगते हैं, चाहे वो जाति ऊंची हो या नीची हो। आम तौर पे ये ऊंची जाति है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य भी हो सकती है। तभी एम.एन. श्रीनिवास ने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। जिस प्रक्रिया के आधार पर किस समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है संस्कृतिकरण, यानी जाति में गतिशीलता संस्कृतिकरण के कारण होता है। उच्च जातियों द्वारा यज्ञोपवीत त्यागने तथा मांसाहार करने की प्रवृत्ति परिवर्तन की जिस अवधारणा से संबंध निकट है उसका नाम है असंस्कृतिकरण। उच्च जातियों द्वारा जब ये मांसाहार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो हो गया उल्टा, संस्कृतिकरण का उल्टा, डीसंस्कृताइजेशन। इंग्लिश में कहते हैं इसको डीसंस्कृताइजेशन। भाई इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है, और इंग्लिश में भी जो हिंदी हैं वो इंग्लिश में भी टर्म को ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़िए।
और किसी गांव तथा क्षेत्र में निम्न जाति जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उनके व्यवहार और प्रतिमानों का अनुसरण करती है संस्कृति की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है द्विज जाति, पहले कहा जाता है उसको, ठीक है। और वो प्रभु जाति भी होती है लेकिन द्विज जाति, इसका सही आंसर होगा। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्न जातियों के अतिरिक्त आज निम्नांकित में से भारत के किस समुदाय में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण है? जनजातीय समुदाय में भी संस्कृति, क्योंकि जनजातीय समुदाय खास तौर से हिंदू समाज को और हिंदू समाज के तौर तरीके को अपनाने लगते हैं और वो हिंदू बन जाते हैं। आगे आइए, इसलिए आप ये बताइए, जी.एस. घुरिये ने कहा उसे पिछड़े हिंदू के रूप में कहा। जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को क्या कहा, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पिछड़े हिंदू कहा, ये क्वेश्चन खूब आता है और बार बार आता है। पिछड़े हिंदू जनजाति को कहा था जी.एस. घुरिये ने। पश्चिमीकरण की अवधारणा में अनेक मूल्यों का समावेश है, निम्न में से पश्चिमीकरण किससे संबंधित है? तो पश्चिमीकरण एक तो मानववाद से भी है और बुद्धिवाद से है, क्योंकि रैशनैलिटी आ जाती है, लॉजिक आ जाता है। बुद्धिवाद का मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ठीक है, ये दोनों सही होगा, ए बी सही है। निम्नांकित में से पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा कहा जाता है? किस तरह की अवधारणा? एक तटस्थ अवधारणा है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। एक आधुनिक अवधारणा, व्यक्तिवादी अवधारणा, मूल्य रहित अवधारणा, तटस्थ अवधारणा आप कह सकते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में निम्न में से सर्वाधिक महत्व दिया भारत में ब्रिटिश शासन को। भारत में ब्रिटिश शासन जब आया तब पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। निम्नांकित में से किसका संबंध पश्चिमीकरण से है? समताकारी व्यवस्था से, मानववादी से, तार्किक विचार से, यानी इक्वलिटी आई, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट आया और लॉजिक आया पश्चिमीकरण से। आगे आइए, पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने किया, ये गलत है। पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने किया। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी दशा भारत में आधुनिकीकरण की वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण आधार है? पश्चिमीकरण के अनुसूचित जाति का आरक्षण, औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजना। देखिए, भारत में आधुनिकीकरण आया पश्चिमीकरण से, ये बात बिल्कुल सही है। जब पहले पश्चिमीकरण आया उसके बाद देखिए, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में थोड़ा सा फ़र्क है। पश्चिमीकरण में हम पश्चिमी सभ्यता को आंख मूंद करके अपनाने लगते हैं, वो गलत है। लेकिन आधुनिकीकरण में सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रैशनल चीज़ों को अपनाते हैं। इन दोनों के फ़र्क को आप पश्चिमीकरण में पश्चिमी स्टाइल, खान पान, उठना बैठना, रहना सहना और कोई भी बेवकूफ़ी भरा चीज़ भी अपनाने लगते हैं। पश्चिमी सभ्यता को आंख मूंद करके अपनाना पश्चिमीकरण है। उसमें कुछ अच्छी चीज़ भी आ जाती है, बुरी भी आ जाती है, लेकिन आधुनिकीकरण में सिर्फ रैशनैलिटी, लॉजिक, साइंस को अपनाते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित कौन सी विशेषता पाई जाती है? वर्तमान भारतीय समाज में परंपरा तथा आधुनिकता का सातत्य होता है, एक कंटिन्यूटी होती है। आधुनिकता का अभाव, परंपराओं का विरोध, परंपरा तथा आधुनिकता का संघर्ष बिल्कुल नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण से संबंधित है? धर्मनिरपेक्षता, तार्किकता, नगरीयता में वृद्धि। सभी उत्तर सही है, तो आप सभी को याद करें। आधुनिकीकरण की अवधारणा, अब देखिए, ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो आपने अभी याद देखा कि आधुनिकीकरण से संबंधित है, तो इसको जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और बार बार प्रैक्टिस का मतलब कम से कम 100 का टारगेट रखिए, 100 बार प्रैक्टिस, और ये हो सकता है। आप ये मान लें इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल इस पेपर को, ये पेपर आपको हर जगह क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पेपर को बिल्कुल आप नहीं छोड़ें। आगे बढ़िए। आधुनिकीकरण की अवधारणा का संबंध कुछ विशेष मूल्यों को ग्रहण करने से है। निम्नांकित में कौन सा मूल्य आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? नए विचारों के लिए स्वीकृति, सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्धता, विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, अनौपचारिक संबंधों पर निर्भरता। ये कोई मतलब नहीं है आधुनिकीकरण का। औद्योगिकरण का एक प्रमुख परिणाम है। औद्योगिकरण के कारण राजनीतिक अपराधीकरण भी हुआ, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत हुआ है प्रदूषण। औद्योगिकरण से पहले भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता थी, वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय हुआ करता था, एक्सचेंज। भाई चावल ले लो, गेहूं दे दो, गेहूं ले लो, आटा ले लो, आटा दे दो, मतलब हर चीज़ एक्सचेंज होता था, यानी मुद्रा नहीं थी।
निम्नांकित में से कौन सी तथा औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, जातीय प्रभाव में कमी आई, औपचारिक नियंत्रण की स्थापना हुई यानी पुलिस आया। लेकिन गांव पंचायतों की स्थापना क्यों होगी भैया औद्योगिकरण के आने से? ये तो घट गया, तो ये सही है। यहाँ पे देखिए नहीं वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, यानी गलत आंसर ढूंढना है। आगे आइए, औद्योगिकरण की दिशा में कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है? देखिए औद्योगिकरण आया तो सहयोग भी आया, संघर्ष भी आया, लेकिन सबसे ज़्यादा आया प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ गया भाई। अब ऐसा है कि एयरटेल का मोबाइल है, रिलायंस का है, जियो का है और वोडाफोन का है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा वो उसको लोग अपनाएंगे। पुरानी मशीनों की जगह आधुनिक मशीनों की स्थापना करने की दिशा का नाम है विवेकीकरण, लॉजिक, रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको, मशीनीकरण, विवेकीकरण यानी अकल का यूज करना। अकल का यूज कैसे हुआ कि पुरानी मशीन में अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत ऊर्जा खर्च होती है, बहुत पेट्रोल, बहुत ज़्यादा एनर्जी, चाहे वो कोयले के रूप में खर्च हो, लेकिन नई मशीन का कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन उसका खर्चा कम आता है। तो विवेकीकरण यानी लॉजिक का रूप। औद्योगिकरण किस श्रेणी के देशों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? विकासशील देश के लिए। औद्योगिकरण विकासशील देशों के लिए बहुत आवश्यक है। निम्नांकित में से औद्योगिकरण के लिए आवश्यक दशा है? न्यू टेक्नोलॉजी, श्रम शक्ति, लेबर भी होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन, सभी। बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले किस वस्तु की मिलें भारत में सबसे अधिक है? सबसे अधिक भारत में कपड़े की मिल है और चीनी की मिल है। बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है कपड़े की मिल से। सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाले उद्योग के लिए क्या कहा जाता है? सार्वजनिक उद्योग। सरकार के नियंत्रण में जो है उसको सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। निम्नलिखित में से औद्योगिकरण का लक्षण क्या है? लक्षण है श्रम एवं सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, सभी उत्तर सही है। औद्योगिकरण आएगा तो श्रम विभाजन आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, और श्रम सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि होगी, लेबर बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, इस पे ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण होता है, नहीं पर ध्यान दिया। औद्योगिकरण नहीं है। हस्तशिल्प का विकास क्यों होगा भाई? औद्योगिकरण से बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा, व्यक्तिगत लाभ की वृद्धि होगी, उच्च जीवन स्तर होगा। बिल्कुल सही, जो है उसको आप याद करिए। नहीं, हस्तशिल्प का विकास नहीं होगा, औद्योगिकरण होगी तो हस्तशिल्प तो खत्म होगा। वर्तमान दशाओं में किसे नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाला कारक कहा जाता है? ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, प्रौद्योगिक विकास, ग्रामीण गुटबंदी, सभी भाई। जनसंख्या में वृद्धि होगी गांव की तो वहाँ दुकानें बन जाएंगे, नगर बन जाएंगे, इस एजुकेशन के लिए स्कूल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, धीरे धीरे दुकानें खुलेंगी तो खुद ही शहर बन जाएगा। सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना और उसके प्रकार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। ये किंग्सले डेविस वाला परिभाषा आ गया। परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन होना है, ऐसा नहीं है मानव द्वारा निर्मित नहीं है। मानव भी कोशिश करता है लेकिन नहीं भी कोशिश करेगा तो भी, बच्चा को बूढ़ा होना है चाहे नहीं चाहे तो भी होगा। मानव की आदतों से होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। वेबलन। सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। ढांचे या प्रकार, कोई भी परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अनिवार्य है, कंपलसरी होना है। न विभाजन की, न विघटन की, किसी भी साइड ये जा सकती है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के बौद्धिक विकास का परिणाम निम्न में से किस विद्वान ने माना? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माना कॉम्ट ने कहा जैसे जैसे बौद्धिक विकास होता है, धार्मिक अवस्था से तात्विक अवस्था और तात्विक अवस्था से वैज्ञानिक अवस्था में प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं अगस्ट कॉम्ट ने क्या, देखिए अगस्ट कॉम्ट की थ्योरी आ गई तो कितना मतलब सामाजिक परिवर्तन कितना व्यापक है, इसमें सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। क्यों हुआ? जब इंसान का अकल बढ़ा तो बौद्धिक अवस्था उसको कहते हैं। तो आगे आइए, सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है, सामाजिक परिवर्तन दिखने वाली चीज़ नहीं होती। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। समाजशास्त्र के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से है। देखिए सामाजिक संबंधों की बात हो रही है, उस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर पेज का पहले से ही क्लियर है। आगे बढ़िए,
एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्विकास। देखो, उद्विकास में निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक विलंबन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की? ऑकबर्न ने की। ऑकबर्न ने क्या कह रहे कि कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबन को माना है सामाजिक परिवर्तन का आधार। जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे प्रगति कहते हैं, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहते हैं जब इच्छा से आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा हर चीज़ हो जाए, रोड हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, लोग एजुकेटेड हो जाए और उसके अकॉर्डिंग काम हो तो उसको प्रगति कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने को क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने को ही परिवर्तन कहते हैं। गिलियन एंड गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के कितने कारकों का उल्लेख किया? गिलियन एंड गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के 6 कारकों का उल्लेख किया। सामाजिक परिवर्तन एक अनुमानित तथ्य है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक अनुमान करके चलते हैं कि रोड इतना बना लेंगे, इतना पानी ऐसे पानी होगा, ऐसे बिजली होगा, इतनी शिक्षा होगी, एक अनुमान ले करके चलते हैं। प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन से है, इसीलिए प्रगति में मूल निर्णय होता है, वैल्यू आ जाता है, यानी आपकी इच्छा जुड़ जाती है। ऑकबर्न निमकॉफ, प्रगति में वैल्यू जुड़ जाता है, ध्यान रहे, वैल्यू का मतलब आपकी इच्छा। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? पैरेटो, सोरोकिन, टोयनबी। रट जाइएगा, पैरेटो, सोरोकिन और टोयनबी, ये चक्रीय सिद्धांतदाता हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, BA में, नेट में आता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिवर्तन प्रगति में सहायक है? शिक्षा का प्रसार भी सही है, आदर्श जनसंख्या भी होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, उपयोग, सभी आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा प्रगति का मापदंड नहीं है? संपन्न परिवार, स्वस्थ मनोरंजन, शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था, बेईमान नागरिक का कोई रोल नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रगति में सहायक दशा नहीं है? देखिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, विकास के समान अवसर और कुशल एवं योग्य नेतृत्व, लेकिन प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण तो हो ही नहीं सकता। सहायक दशा नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिए, नहीं की बात कर रहा है, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति में सहायक है? स्वस्थ तथा नियंत्रित जनसंख्या, भौतिक समृद्धि, विकास एवं समान अवसर, उपर्युक्त सभी, बिल्कुल सही। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक प्रगति में सहायक नहीं है? शिक्षा का प्रकार, आदर्श जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, राजनीतिक अस्थिरता, ये भी गलत है। नहीं पर ध्यान जरूर आप रखेंगे। निम्नलिखित किस विद्वान ने डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को समाज के संदर्भ में लागू किया? स्पेंसर ने भी लागू किया, मॉर्गन ने भी लागू किया, टायलर ने भी, तीनों ने लागू किया। हालांकि समाजशास्त्र में उद्विकास को लाने वाले हर्बर्ट स्पेंसर हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास से संबंधित है? समान कार्य क्षमता में वृद्धि, समान उपलब्धि में वृद्धि और पारस्परिकता में वृद्धि, उपर्युक्त सभी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी रचना में सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? कॉम्ट ने, स्पेंसर ने और मार्क्स ने, तीनों ने उद्विकासीय सिद्धांत की चर्चा की है। उद्विकास के आधार पे ही बोलते हैं समाज में परिवर्तन होता है। जैसे कॉम्ट का धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक, स्पेंसर का भी उसी तरह से मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कार्ल मार्क्स का भी जो समाज में परिवर्तन हो रहा है वो एक विकास की ही अवस्था है। आप देखिए, आदिम, दासमूलक, सामंतवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी, जो भी है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सामाजिक विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, श्रम विभाजन में वृद्धि, संस्थाओं और समितियों में की जनसंख्या में वृद्धि, संचार के साधनों में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। उन्नत दिशा में विभेदीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आ गया सामाजिक विकास। उन्नत दिशा जब होगी तो सामाजिक विकास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का कारण है? सामाजिक आंदोलन का कारण क्या है? जनसंख्या का कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सभी है। सामाजिक आंदोलन जब तभी होगा जब एक जनसंख्या होगी, आर्थिक कारण होगा, कुछ न कुछ परेशानी होगी, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रकार नहीं है? सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, जनमत का निर्माण करना, उपर्युक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, कोई भी इसमें वो कार्य नहीं है जो सामाजिक परिवर्तन का कोई कार्य नहीं होता, वो खुद से
स्वतः परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु चलाए जाने वाले आंदोलन को क्या कहा जाता है? समाज सुधार आंदोलन। उन आंदोलनों को क्या कहा जाता है जो सांस्कृतिक मूल्यों में धीरे धीरे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं? सामान्य सामाजिक आंदोलन। आगे बढ़िए। सामाजिक व्यवस्था में समानता हिंसा का प्रयोग कर परिवर्तन लाने से संबंधित आंदोलन कहे जाते हैं। हिंसा का, यह है क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें हिंसा का प्रयोग होता है। उन आंदोलनों को क्या कहा जाता है जिनका उद्देश्य प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखकर अथवा पुनरुत्थान करना है? पुनरुत्थान आंदोलन। आगे आइए। डॉसन एंड गेटिस ने सामाजिक आंदोलन की निम्नलिखित से किन अवस्थाओं का उल्लेख किया है? सामाजिक असंतोष, जन उत्तेजना, औपचारिकीकरण। ये रटना है, ये उन्होंने उल्लेख किया है उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। यानी सामाजिक असंतोष होगा तब जन उत्तेजना बढ़ेगी और औपचारिकरण होगा, एक नियम बनेगा और सामाजिक आंदोलन होगा। जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, पहले असंतोष आएगा, फिर उत्तेजना डेवलप होगी, फिर एक औपचारिकीकरण होगा। ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण में किस आंदोलन को सम्मिलित किया है? ब्लूमर का कहना है, देखिए ब्लूमर को ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य सामाजिक आंदोलन, विशिष्ट सामाजिक आंदोलन, अभिव्यक्तात्मक सामाजिक आंदोलन। आगे बढ़िए। ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन की किन अवस्थाओं का उल्लेख किया है? ब्लूमर ने भी कहा उत्तेजना आएगा, मनोबल का विकास होगा, विचारधारा का निर्माण होगा, तब आंदोलन बनेगा। उपर्युक्त सभी। आंदोलन बनने के लिए पहले उत्तेजना होनी चाहिए, मनोबल का विकास होना चाहिए कि हम करेंगे कोई भी आंदोलन, और विचारधारा बनता है, फिर आंदोलन तैयार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन की प्रकृति को स्पष्ट करने वाला लक्षण है? सामाजिक आंदोलन संस्थाएं नहीं है, सामाजिक आंदोलन समितियां नहीं है, सामाजिक आंदोलन दबाव समूह और स्वार्थ समूह नहीं है। उपर्युक्त सभी। तमिलनाडु की परंपरागत रूप से निम्न समझी जाने वाली नडार जाति में हुए आंदोलन का अध्ययन किस विद्वान ने किया? हार्डग्रेवर ने किया। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में कृषक आंदोलन का अध्ययन किया? कृषक आंदोलन धनागड़े ने किया है। SN धनागड़े। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। जॉनसन, हैरी एम जॉनसन ने कहा सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। तो ये रहा कुल मिलाकर के, इसको इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, कम से कम 150-200 क्वेश्चन को कर ले। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, तो आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जो सोशल चेंज एंड थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, एक तो सोशल चेंज और दूसरा थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, इनको आप ज़रूर देख जाइए। दोनों वीडियो अवेलेबल है, कई वीडियो है। थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एंड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, थ्योरीज भी देख लीजिए, और प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है सबको आप सुन जाइए, इस प्रैक्टिस को करिए। आप बार बार एक भी क्वेश्चन आप जान के मत छोड़िए, ढीले मत होइए। एग्ज़ाम से पहले आपको मैं ये बताऊं, एक क्वेश्चन की वजह से या 2 क्वेश्चन की वजह से अगर आपका छूटता है तो आपको ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। आप असफल हो जाते हैं 1 क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से, दुनिया ये नहीं पूछेगी कि 1 क्वेश्चन से हुए, दुनिया यही कहेगी कि ये आदमी फेल हो गया। तो ध्यान रहे, आप उससे पहले इतनी मेहनत कर लीजिए। तभी मैं कह रहा हूँ आप टारगेट बनाइए कि 100 क्वेश्चन 100 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, 100 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर, प्रैक्टिस शुड बी मोर एंड मोर। इसको लिमिट आप 100 पे कीजिए, उसके बाद 100 से आगे निकलिए, तो एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। हमने भी ऐसा ही किया था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको बहुत शेयर कीजिए। जो आप लोगों में से जो नए हैं वे और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो प्रॉब्लम है आपकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट।